हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद में कुछ उदाहरण देखेंगे। इससे पहले हम 2.3 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर चुके थे। सारे प्रश्न, सारे उदाहरण सब कंप्लीट हो चुका था। अब हम आज इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बीच में कुछ उदाहरण आएंगे तो उदाहरण को भी देखेंगे, ठीक है। और जो टॉपिक रहेंगे उन टॉपिक को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड प्रमेय क्या है। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय, तो गुणनखंड प्रमेय में हम क्या देखेंगे, गुणनखंड प्रमेय होती क्या है। तो यदि कोई बहुपद है px, मैंने बोला कोई बहुपद px है जिसकी घात, किस पर घात, बहुपद की घात है एक, या तो एक है या एक से बड़ी है। देखिए इसका, इस साइन का मतलब, इस चिन्ह का मतलब आपको समझ में आता होगा। हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं ऐसे और बड़े का चिन्ह लगाते हैं, कोई संख्या बड़ी है तो ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो बराबर के चिन्ह का आधा चिन्ह हमने ये ले लिया, इसका मतलब क्या है, बराबर। घात किसके बराबर, एक के बराबर होनी चाहिए। और ये बड़े का चिन्ह है तो घात एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बहुपद है px जिसकी घात या तो एक है या एक से बड़ी है का, देखिए इसमें दो कंडीशन होती है का, यदि x माइनस एक, और a क्या है, हाँ a एक वास्तविक संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं वही सब पहले, ठीक है। तो वास्तविक संख्या है a, कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस एक, x माइनस एक क्या है, गुणनखंड है किसका, x माइनस एक px का एक गुणनखंड है अगर यदि pa बराबर 0 है तो, ठीक है। ये है पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा x माइनस ए क्या है, गुणनखंड है किसका, px का, यदि pa बराबर 0 है तो। pa बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि px में जो बहुपद है उसमें x की जगह हर जगह a रख दो, उसका आंसर उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और दूसरा होता है कि अगर यदि, हाँ यहाँ पे आएगा क्या, pa बराबर क्या है, 0 है, 0 होगा यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो तो, ठीक है। ये चीज उसकी, ये वाला क्या है, इसका उल्टा है पहले वाले का। यदि pa बराबर 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों जो वाक्य हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, आप दोनों को इनको क्या करना है, याद रखना है। इन दोनों को याद रख के हम इनको सीधा उपयोग करेंगे कहां पे, प्रश्न में, ठीक है। जो भी हमारे प्रश्न आएंगे उन सारे प्रश्न में हम इसको उपयोग करेंगे। आप लोग ये चीज देख लीजिए, ठीक है। ये रही हमारी गुणनखंड प्रमेय। अब हम इसको उपयोग करेंगे आगे आने वाले सारे प्रश्न में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, हमारा उदाहरण नंबर 11 देखेंगे। अब हम उदाहरण नंबर 11 क्या है, क्या बोल रहा है उदाहरण नंबर 11, जांच कीजिए कि x धन 2, उदाहरण नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जांच करना है कि x धन 2 बहुपदों, देखिए x धन 2 है, x धन 2 बहुपदों x की घात 3 धन 3, x की घात 2 धन 5, x धन 6। कोई px एक बहुपद है जिसका मैंने नाम दे दिया px, x की घात 3 धन 3x धन 3x की घात 2, x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन में कितना है, 5x धन 6, 5x धन 6। और एक कोई है, कोई बोल देते हैं qx, दूसरा बहुपद है जिसका क्या है, 2x धन 4 है। तो बताना है कि क्या है, जांच कीजिए कि बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं। x धन 2 एक क्या है, इसका और इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, एक चीज से देखते हैं कि x धन 2, तरीके देखना, x धन 2 अगर हम गुणनखंड प्रमेय से देखें तो एक चीज हम देख सकते हैं कि इसको क्या बोले, x धन 2। हमने क्या बोला था कि x माइनस ए क्या है, एक क्या है, गुणनखंड है। तो देखिए
हमने क्या था कि पी एक्स एक क्या था, बहुपद था जिसकी घात एक या एक से ज्यादा थी। तो पी एक्स एक या क्यू एक्स कोई भी ये दोनों एक बहुपद है जिनकी घात, इसकी घात एक है, इसकी घात क्या है, 3 है। ठीक है, तो वो कंडीशन हो गई कि घात क्या होनी चाहिए, बड़ी या एक के बराबर होनी चाहिए। हाँ है, ये वाली कंडीशन लगती है। तो क्या हुआ था, ए एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एक वास्तविक संख्या है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो क्या होता था कि पहली कंडीशन में कि x माइनस ए क्या होता था, गुणनखंड होता था। कब, जब पी ए बराबर क्या हो जाए, पी ए बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये रहा x माइनस 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस का 2। तो देखिए यहाँ पे कि x क्या है, x तो ये रहा और माइनस तो माइनस रहा, a तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे -2। समझ आया, a बराबर -2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, p माइनस दो बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। अगर p-2 क्या होगा, 0 होगा, pa बराबर 0 होगा या p-2 बराबर 0 होगा, तो हमारा x धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड बोल देंगे, गुणनखंड है। समझ आया। तो देखिए अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, पहला वाला px बराबर क्या दिया हुआ है, x की घात 3 धन 3, x की घात 2 धन 5x धन 6। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा, निकालना है मेरे को क्या, पी ए, तो a बराबर क्या है, -2, तो p-2 जैसे ही मैं निकालूंगा तो -2 की घात 3 धन रखूंगा, है ना, 3 गुणा -2 की घात 2 धन में 5 गुणा -2 धन 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, -2 की घात 3 होता है 8 और माइनस की घात 3 होता है तो विषम संख्या है, -1 की घात 3 होता है तो -1 आता है, तो माइनस का माइनस आएगा क्योंकि विषम संख्या एक, इसकी क्या है, माइनस की घात विषम संख्या है तो क्या आता है, माइनस आता है। घन में 3 गुणा 2 की घात 2 बराबर 4 और माइनस की जो घात है 2 है, जो 2 क्या होती है, एक सम संख्या होती है, इसीलिए माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम 5 गुणा -2 बराबर -10 धन में 6। हम आगे बढ़े तो हमने देखा -8 धन 4 और 4 की 12 धन -10 धन के 6। देखिए धन और धन के 12 और 6 18 और ऋण के 10 और 8 18, तो माइनस के 18, ऋण के 18 और धन के 18 दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो बच जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा, पी ए बराबर p-2 बराबर 0 मिल गया। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, यह फर्स्ट वाले पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्यू एक्स को देखेंगे तो क्यू एक्स दिया हुआ है 2x धन का 4 और हम क्या निकालना क्या है हमें, q-2, तो q-2 2 गुणे -2 धन का 4, तो 2 गुणे -2 बराबर -4 धन 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि q-2 बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि qa बराबर 0 है, तो x धन 2 इसका भी एक क्या है, बहुगुणनखंड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला 11 का मतलब 11वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। देख लिया, हाँ, तो आगे बढ़े। आपका उदाहरण नंबर 11 यहां पे कंप्लीट हो जाता है। हम उदाहरण नंबर 12 देखेंगे। हमें बस गुणनखंड प्रमेय को याद रखना है और उसी से तुलना करते जाना है बस। ये क्या है, 12वां क्या बोल रहा है, ठीक है, 12वां बोलता है यदि x माइनस 1, यदि x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 4x की घात 3 धन 3x की घात 2, 3x की घात 2 ऋण 4x धन के, ठीक है, ये हो गया हमें px दिया हुआ है और हमें गुणनखंड क्या दिया हुआ है, x माइनस 1। ठीक है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज देखिए, हमें सीधा गुणनखंड प्रमेय को अगर हम याद करें तो हम देखते हैं कि x माइनस 1 क्या है, एक हम बोलते हैं गुणनखंड थ्योरम हमें बोलती है, इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट जो बोलता है, दूसरा वाला वाक्य जो बोलता है, दूसरा वाला कथन जो बोलता है गुणनखंड प्रमेय का, वो बोलता है कि p a बराबर यदि 0 है, नहीं, पहला वाला बोलता है क्या कि x माइनस a क्या है, एक गुणनखंड है, किसका, px का एक गुणनखंड है यदि p a बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है,
तो देखिए हमने ये चीज देखी हुई है, पी ए बराबर 0 हो तो हमें यहाँ पे क्या है x माइनस 1 दिया हुआ है और बोला है कि ये गुणनखंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों को, इसको देखें तो x का x है और ए बराबर कितना है, ए की जगह कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, 1 रख देंगे और क्या होगा, पी ए बराबर 0 है तो हमें क्या रख देना है, सीधा P1 बराबर 0 रख देना है। ठीक है, जैसे ही हम रखेंगे तो हमें मिलेगा P1 बराबर 0 बराबर में x की जगह 1 रखते जाइए, 4 गुणा 1 की घात 3 धन में 3 गुणा 1 की घात 2 माइनस में 4 गुणा 1 धन का k और बराबर में 0 है ये हमारे पास में। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 1 की घात कुछ भी हो 1 धन में 3 गुणा 1 की घात कुछ भी हो 1 माइनस का 4 गुणा 1 धन के बराबर में 0 है। देखिए 4 गुणा 1 बराबर 4 धन 3 गुणा 1 बराबर 3 माइनस 4 धन के बराबर 0। 4 माइनस का 4 प्लस का कट जाएगा, 0 आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि 3 क्या है, धन का है तो इस साइड जाएगा, यहाँ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको तरीका दूसरा देखें अगर हम, तो हम एक चीज देखते हैं, इसका दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरी मेथड, दूसरी विधि। ठीक है, दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है इसका, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई गुणनखंड से हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग देने पर जो हमें शेषफल मिलता है वो हमेशा 0 मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें यह एक बहुपद दिया हुआ था और इसका गुणनखंड दिया हुआ था, ये इसको नाम मैं दे देता हूं एक gx। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा कि px बटा gx करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, शेषफल क्या मिल जाएगा, शेषफल जो मिलेगा, शेषफल बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 मिलेगा। तो हमें एक चीज पता है कि हमने शेषफल निकालना है। इससे पहले जो उदाहरण इससे पहले प्रश्नावली देखी थी तो हमने क्या देखा था कि शेषफल निकालना देखा था। शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे कि gx को हम क्या करते थे, 0 के बराबर रख देते थे। 0 के बराबर रख देते थे तो हमें 0 मिल जाता था। हमें क्या करना है, gx दिया हुआ है x माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0 जैसे ही मैंने रखा तो मुझे क्या मिल गया, x माइनस 1 मिला तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऋण का है तो जाएगा धन का हो जाएगा। जैसे ही मुझे x बराबर 1 मिल गया तो अब मेरे को ये पता है कि जब भी हम लोग शेषफल निकालते थे तो हम क्या करते थे, gx को 0 के बराबर रखते थे, x माइनस 1 बराबर 0 रखा, x का मान यहाँ से निकाल के और p के अंदर रख देते, px की जगह पे x बराबर क्या रख देंगे हम, p1। और जैसे ही हम p1 रखते थे तो यदि हमें क्या मिलता था, हम गुणनखंड चेक करने के लिए करते थे, यदि हमें P1 जो Px है अगर उसका मान 0 मिल जाता था तो हम बोलते थे हाँ यह गुणनखंड है। और यहाँ पर क्या है कि हमें गुणनखंड दिया हुआ है, तो हमें जैसे हमें गुणनखंड दिया हुआ है तो हम x का मान यहाँ से निकाल के P1 और इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो हमारे पास 4 गुणा 1 की घात 3 धन में 3 गुणा 1 की घात 2 धन में ऋण में आएगा 4 गुणा 1 धन का के बराबर में 0 रख दो ऐसा सीधा, और के का मान आ जाएगा आपका -3। तो ये भी तरीका है। तो हमें यहाँ से सिर्फ gx देखना है और gx को 0 के बराबर रखने के बाद में x का मान जो भी आए वो रखो यहाँ पे। ठीक है, p1 में रखो और सीधा क्या कर दो, p1 में रखने के बाद में बराबर 0 रख दो, आंसर अब मिल जाएगा। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो है, और यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करना है आपको। gx को 0 के बराबर यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय में जो लिखा हुआ है हमें उससे तुलना कर देनी है बस। ठीक, समझ में आया। आगे हम देखते हैं उदाहरण 12, यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। हम उदाहरण 13 देखेंगे। इससे पहले उदाहरण 13 से पहले हम एक चीज देखेंगे, क्या होता है द्विघाती प्रमेय। जो द्विघाती, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम शेषफल ही निकाल रहे थे बस। ठीक है, जो शेषफल निकाल रहे थे हम, ठीक है, वो तो हो गए। आगे हमें क्या करना है कि द्विघाती हो गए, द्विघाती बहुपद, उन द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसको द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड निकालने की एक और विधि क्या होती है, इसको बोलते हैं मध्य पद विभक्त। ठीक है, मध्य पद को विभक्त करके हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम एक चीज देखते हैं, हम देखते हैं क्या कि हमने देखा ax की घात कोई बहुपद है, a x की घात 2 धन b x धन c, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसको हम सामान्य बहुपद बोलते हैं, एक सामान्य द्विघाती बहुपद बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, एक रूपांतरण होता है इसका ये। ठीक है, कि इस रूप में हम दर्शाते हैं द्विघाती बहुपद को, किसी भी द्विघाती बहुपद को। ठीक है, तो अब हम देखें, यदि मैं मानता हूं, मैंने माना कि p
एक्स धन क्यू, पी एक्स धन क्यू, ठीक है, गुणा में आर एक्स धन एस, क्या है, एक ये और एक ये क्या है, इसके बहुपद हैं। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, तो अगर रेखिक बहुपद है उसका गुणनखंड एक ही आएगा, इसके गुणनखंड द्विघाती है तो दो आएंगे, और त्रिघाती है तो तीन गुणनखंड आएंगे। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि कोई बहुपद है ये ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे पी एक्स धन क्यू और आर एक्स धन एस। एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी संख्या है, जैसे माना कि मैंने 8 एक संख्या है, अगर मैं मानता हूं कि 8 एक संख्या है तो उसके गुणनखंड 2 है और 4 है, तो 2 और 4 का गुणा 8 होगा। इसी प्रकार हम इस 8 को जब 2 और 4 उसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये एक बहुपद है, इसको दोनों के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्रैकेट का मतलब, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ये गुणनखंड गुणा ये गुणनखंड होगा, बराबर में ये हो जाएगा। ये मैंने माना हुआ है कि इस बहुपद के दो गुणनखंड ये रहे, ठीक। अब मैं जब आगे बढ़ता हूं तो मैं एक चीज देखता हूं, ए एक्स की घात 2 धन में बी एक्स धन सी बराबर होता है क्या। अब मैं जैसे ही इसको खोलूंगा, इन ब्रैकेट को, इन कोष्टकों को खोलूंगा, तो मैं क्या देखता हूं कि पी एक्स गुणा में, देखिए इस वाली संख्या के साथ में इस पूरी संख्या का गुणा होगा, तो मैं क्या करूंगा आर एक्स धन एस यहां पे लिख दूंगा, और जो भी यहां पे होता है उस चिन्ह को जो कहते हैं यहां लिखते हैं, और क्यू का गुणा अब मैं करूंगा इस पूरे पद में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं देखता हूं क्या कि पी आर एक्स की घात 2, पी गुणा आर गुणा एक्स की घात 2 धन में पी आर एस धन में क्यू आर एक्स धन में क्या हो जाएगा क्यू एस, ठीक है। आगे अगर मैं देखूं तो मैं देखता हूं कि पी आर एक्स की घात 2 धन में पी आर, ठीक है, पी आर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एक्स, क्यों, क्योंकि पी एक्स गुणा एस, तो पी यहाँ पे आएगा पी एस ऋण में धन में क्यू आर, और एक्स को मैंने क्या किया बाहर निकाल लिया, धन में क्यू एस, बराबर में देखूंगा मैं ए एक्स की घात 2 धन में बी एक्स धन सी। अब हम जब भी किसी चीज की तुलना करते हैं, हम समान चीज से किसी भी चीज की तुलना करते हैं। यदि मैं बोलूं कि मैं इस मार्कर की तुलना इस पेन से करूं तो नहीं कर सकता हूं ना। एक इंसान की तुलना एक जानवर से करूं तो नहीं कर सकता हूं ना। मैं बोलूं कि वो जानवर मोटा है, वो मोटा है, पतला है, तो मैं नहीं कर सकता ना। इंसान अलग है और जानवर अलग है। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ क्या है, x की घात 2 है, तो इस x की घात 2 के साथ वाले पद से ही हम कंपेरिजन या तुलना कर सकते हैं। तो हम चीज देखते हैं क्या, यहां अगर देखें तो देखिए x की घात 2 का गुणज क्या है कि पी आर है, और x की घात 2 का गुणज क्या है a है। तो मैं यहां से देख के बोल सकता हूं कि a बराबर क्या है पी आर है। अब यहाँ x का गुणज क्या है b है, और यहाँ पे x का गुणज क्या है पी एस धन क्यू आर है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि b बराबर में क्या होगा पी एस धन में क्यू आर, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं देखता हूं कि c किसका गुणज है x की घात 0 का, और यहाँ क्यू एस का गुणज है x की घात 0 का। तो क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा q गुणा s, मतलब क्यू एस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम यहां से एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन या एक चीज निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो हमने रिजल्ट निकाला, जो हमने एक उत्तर निकाला, जो हमने एक सत्यता देखी। इसमें क्या देखी हमने कि b बराबर पी एस धन क्यू आर है, ठीक है। अगर हमें किसी भी बहुपद के, किसी भी द्विघाती बहुपद के गुणनखंड निकालना है तो b एक ऐसा नंबर होगा, जो यहाँ पे b है वो b एक ऐसा नंबर होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा कि इन दो संख्याओं का सम होगा ps धन qr, जो कि क्या होगा कि अगर मैं लिखूं a गुणा c बराबर क्या लिख सकता हूं मैं pr गुणा qs, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, देखो p अलग है, r अलग है, q अलग है, s अलग है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं p गुणा r गुणा q गुणा s। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं p और s को एक साथ लिख दूं तो p s गुणा q r लिख सकता हूं ना भाई, आगे पीछे लिख सकता हूं। इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, गुणा तो उसी का होना है, जैसे कि यहां लिखा है 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है। तो मैं 2 गुणा 6 लिख सकता हूं और गुणा 4 गुणा 3, भाई आंसर तो वही आएगा ना। तो मैं आगे पीछे तो कर सकता हूं ना, तो मैंने आगे पीछे ही क्यों किया। अब अगर मैं देखूंगी पी एस, तो पी एस क्या है, देखिए
यहाँ क्या था, हाँ तो यहाँ देखिए ये पी एस है, ये क्यू आर है, तो देखिए ये क्यू आर है, इससे देखिए ये क्यू आर है और ये पी एस जो है ये पी एस है। तो मैं एक चीज ये देखता हूं कि जो भी ए गुणा सी आता है, ए गुणा सी आता है वो वही ए गुणा सी आता है, तो उनका मतलब यही है ये वही संख्याएं हैं जो कि बी के योग, जिनका योग बी के बराबर है। तो इससे हमें ये चीज मिलती है, ये रिजल्ट मिलता है कि जो भी बी है उस बी को इन ऐसी किन्हीं दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा ए और सी के गुणा के समान हो। बस यही कंक्लूजन है, यही आंसर है हमारा। ये चीज, दो चीजें याद रखनी है कि हमें जब भी किसी भी द्विघाती बहुपद के गुणनखंड को निकालना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी मध्य पद होगा, जो भी बी होगा, जो भी मध्य पद का गुणज होगा, उस गुणज को किन्हीं ऐसे दो नंबरों में बांटना है जिनका योग हो बी के बराबर और उनका जो गुणा हो वो हो ए और सी के गुणा के बराबर। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। ये चीज होती है मध्य पद विभक्त। ठीक है, मध्य पद विभक्ति के द्वारा हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो भी हमें द्विघाती बहुपद मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे। ठीक है, आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से सारी चीजें बता सकता हूं, बस आप लोग पूछिए। ठीक है, आगे आता है प्रश्न उदाहरण 13। उदाहरण 13 क्या बोल रहा है, मध्य पद को विभक्त करके, देखिए तुरंत क्वेश्चन आया है, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x की घात 2 धन 17x धन 5, ठीक है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले मैं मध्य पद विभक्त से करता हूं। मध्य पद को विभक्त कीजिए, मध्य पद को विभक्त करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, मध्य पद देखिए हमेशा द्विघाती जो बहुपद होता है हम उसको इससे तुलना करेंगे। ठीक है, ऊपर लिख लीजिए सीधा और यहाँ पे देखिए कि a बराबर क्या है, x की घात 2, इन दोनों के गुणज को देखिए तो a बराबर 6, b बराबर 17 मिल जाता है मुझे और c बराबर मिल जाता है मुझे 5। देखिए मेरे को ये पता है कि b को मुझे ऐसा तोड़ना है, b को मुझे p और q में, b को मुझे p कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने बोल देता हूँ एक p है और p धन q में तोड़ना है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो जो p गुणा q आना चाहिए, p गुणा q बराबर कितना होना चाहिए, a गुणा c के बराबर आना चाहिए। a गुणा c, a मुझे पता है 6 और b c पता है मुझे 5 के बराबर कितना आ गया 30। अब मैं क्या करूंगा, इस 30 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिससे क्या हो जाए, उन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन 30 का क्या करूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। तो +-1 +-2 +-3 +-5 +-6 +-10 और +-15 और +-30। ठीक है, ये गुणनखंड आ गए। मैं देखता हूं क्या कि मेरे को क्या करना है, गुणा 30 आना चाहिए और जोड़ आना चाहिए 17। तो अगर मैं देखूं 15 और 2 का गुणा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, लेकिन जोड़ कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो मैं जैसे ही मध्य पद विभक्त करूंगा तो क्या कर दूंगा, 6x की घात 2 धन में 15x धन में 2x धन में 5। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं एक चीज देखता हूँ, क्या मेरे को 6x, यहाँ पे x और x दोनों में बराबर कॉमन मिलता है और 3 दूनी 6 और 3 5 15, इन दोनों में एक गुणनखंड मिलता है 3 कॉमन, तो मैं 3 निकाल लेगा बाहर, तो मेरे पास मिल जाएगा 2x धन में 3 5 15 5 धन में 1 2x धन 5। यहाँ से हमें एक ही बाहर मिल रहा है। अब देखिए 2x धन 5, इन दोनों में से 2x धन 5 बाहर मिल रहा है, 2x धन 5 मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ मिल गया मेरे को 3x धन 1। ये मेरे पास 1 और 2 गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये आपको गुणनखंड मिलेगा किससे, मध्य पद विभक्त से। ठीक है, ये हो गया मध्य पद विभक्त। दूसरा किससे, ये हो गया पहला। दूसरा तरीका क्या है, गुणनखंड से, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से हमें क्या करना है, हमें जो दिया हुआ है 6x की घात 2 धन 17x धन 5। ठीक है, हमें क्या करना रहता है इसमें गुणनखंड प्रमेय में, यहाँ पर ठीक है, इसमें क्या होगा कि x का जो गुणज होगा उसको 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, x की घात 2 धन में 17x बटे 6 धन में 5/6। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम हमेशा x का जो गुणज होता है उसको हमेशा 1 बना लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको 1 बनाया, 6 को बाहर ले लिया तो 6 बाहर रहेगा। ठीक है,
मेरे पास में जो जो अचर संख्या आई, उस अचर अचर बहुपद आया, अचर बहुपद का जो अचर पद आया, उस अचर पद का क्या करना रहता है कि उसके गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। यही होता है गुणनखंड प्रमेय में। ठीक है, p 5/6, 5/6 का कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 5/3। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 5/3। ठीक है, प्लस माइनस सब चीजें हो जाएंगी और प्लस माइनस 5/6 इतने ही गुणनखंड आएंगे। जैसे ही मैंने देखा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, एक एक करके सारी संख्याएं मेरे को रखनी पड़ेंगी। जैसे ही मैं सारी संख्याएं रखूंगा तो सबसे पहले मैं रखूंगा क्या, इसमें इसको मैं नाम दे देता हूं कोई px। ठीक है, px दे दिया तो मैं सबसे पहले px x बराबर मैं रखूंगा सबसे पहले क्या, एक, जैसे कि मैंने माना कितना, और इसमें एक और आएगा क्या, प्लस माइनस 1/3 भी आएगा। मैंने एक रखा p1, तो p1 रखा तो 6, x की घात 2 है तो 1 की घात 2 धन में 17/6, x की घात 1, x की घात 1 5/6। ठीक है, मैं देखूंगा इस 6 को अंदर ले जाऊंगा, 6 गुणा 1 की घात 2, 1 की घात 2 होगा तो 1 की घात कुछ भी हो, 1 आएगा धन 17/6। तो ऊपर का जो पद आ जाएगा तो ऊपर वाले में ही डायरेक्ट रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुणा 1 की घात 2 धन में 17 गुणा 1 धन में 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 धन 17 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं है। मतलब क्या है कि यह क्या है, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा PA बराबर 0 हमें नहीं मिल रहा है। मतलब क्या होगा कि हमें गुणनखंड इससे नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, P-1 रखेंगे। अब इसी प्रकार हम -1 रखेंगे, -1 रखा तो हम हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो भी हमें 0 के बराबर नहीं मिलेगा। आप रख के देख लेना। ठीक है, जैसे ही मैं क्या करूंगा, P-1/3 रखूंगा। देखिए क्या है कि मैं हर एक चीज रखवा के नहीं बता सकता आपको, आप लोग रख के देखिएगा। जैसे ही आप रखेंगे P-1/2 तो आपको क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। P-1/2 रखेंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप P-1/3 रखेंगे, ठीक है, ये वाला पहला वाला तरीका देख लीजिए आप पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, P-1/3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। आगे जैसे ही आप P के बराबर P-1/3 रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। और जैसे ही आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड प्रमेय को याद करना है। जैसे ही हम गुणनखंड प्रमेय को याद करेंगे, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय को हम याद करेंगे तो गुणनखंड प्रमेय हमारी क्या बोलती है, गुणनखंड प्रमेय जो बोलती है वो बोलती है क्या कि कोई px एक क्या है, बहुपद है जिसकी घात है क्या, जिसकी घात बड़ी और 1 के बराबर है, या तो 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे x - a क्या है, एक गुणनखंड है px का। कब, जब क्या है कि pa बराबर क्या हो, 0 के। यहाँ पे क्या है, pa बराबर 0 के, P-1/3 क्या है, एक 0 के बराबर है। तो हमने देखा कि a बराबर क्या है, -1/3 है। तो हमें गुणनखंड क्या मिल जाएगा, x माइनस का 1/3। a की जगह हमें 1/3 -1/3 रखना है तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम जैसे ही खोलेंगे तो x धन का 1/3। क्यों, क्योंकि ऋण और ऋण गुणा धन हो जाएगा तो x धन 1/3 हमें क्या मिल जाएगा, एक बहुपद, वो गुणनखंड मिल जाएगा किसका, px का। इसी प्रकार जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सारे गुणनखंड हम रखते जाएंगे और px की जगह P-5/2 रखेंगे तो भी हमें 0 के बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे 0 मिलेगा तो हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि P-5/2 हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो a बराबर कितना हुआ, -5/2। तो हम रखेंगे इसमें गुणनखंड क्या होगा, x -5/2, a की जगह 5/2 रखो तो हमें क्या मिल जाएगा, x धन 5/2। एक ये गुणनखंड हो गया, एक ये गुणनखंड हो गया, दो गुणनखंड हो गया किसका, द्विघाती है तो दो गुणनखंड हो चुके हैं इसके। तो क्या हो जाएंगे गुणनखंड, क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6x की घात 2 धन में 17x धन 5 बराबर क्या हो जाएगा, x धन 5/2 गुणा x धन 1/3। देखो आ गया डायरेक्टली। अब आप लोग क्या करना, हर एक टर्म को देखो, प्लस माइनस का 1, देखो प्लस माइनस का 1 रख के देखना, प्लस माइनस का 1/2 रख के देखना, प्लस का माइनस का रख लिया। इसी प्रकार प्लस का और माइनस का 1/3 रख लिया। इसी प्रकार प्लस का 5/2 रख के देखना। एक यहाँ पे 5/2 भी नहीं रखा, 5/3 है, एक और आएगा प्लस माइनस का 5/2 भी आएगा। ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, 5
5 5 गुणे 3, ठीक है, 5 नहीं, ठीक है, सब सही है, 1 2 3 4 5 6 आएंगे इसके गुणनखंड, ठीक है, ये हो गए। तो ये चीज आप लोग क्या करना, बार बार सब चीजें रख रख के देख लेना। p कितना आएगा अभी 5/2, 5/2 रख के देखोगे 0 नहीं मिलेगा। p कितना आएगा 1/3, 1/3 हो गया, ठीक है, 5/6, 5/6 रख के देखोगे 5/6 शून्य नहीं मिलेगा। p -5/6 रख के देखोगे तो शून्य नहीं मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार सब रख के देखना, आपको शून्य नहीं मिलेगा। शून्य कहाँ मिलेगा, केवल एक p -1/3 पे और p -5/2 पे, ठीक है। तो रख के देखना, आपको शून्य मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो शून्य नहीं मिला था, रख के देखा था, यहाँ रखा तो नहीं मिला था, ठीक है। तो आप लोग रख के देख लेना, नहीं बने तो आप लोगों को मेरे से पूछ सकते हैं, बस तो आपसे बन जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड, तो 13वां हो गया, 13 के बाद 14, ठीक है। उदाहरण 14 क्या बोल रहा है, हाँ उदाहरण 14 ये भी वही है। उदाहरण 14 में क्या करना है, y यहाँ पे क्या है, px हमें दिया हुआ है, क्या y की घात 2, px नहीं दिया है, इसको बोलेंगे py नाम देंगे, क्योंकि y क्या है, इसमें चर y है, x नहीं है। -5/6, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एक द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, और इसके हमें गुणनखंड प्रमेय के द्वारा गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें जो सबसे बड़ा पद है उसका क्या करना है, एक बनाना है, इसका क्या बनाना है, एक इसका जो गुणज है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अचर होता है, इस अचर बहुपद के हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 6 बराबर क्या हो जाएगा, +-1, तो हमेशा एक हर चीज के गुणनखंड होता है, और इसके बाद में +-2 +-3 +-6, ये हो गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि p1 रख के देखेंगे। p1 रखा तो हमने क्या देखा, 1 की घात 2 ऋण 5 गुणा 1 धन 6, 1 की घात कुछ भी हो, 1 -5 गुणा कुछ भी हो, 5 गुणा 1, ठीक है, धन में 6, कितना हो जाएगा 6 7 0 के बराबर नहीं है। मैंने रखा p-1, तो p-1 रखा तो -1 की घात 2 -5 गुणा -1, ठीक है, धन में 6, -1 की घात अगर सम संख्या है तो क्या आएगा, धन का 1 आएगा, ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 5, धन का 6, ये भी शून्य के बराबर नहीं है। आगे बढ़े तो p-2, p-2 रखा मैंने तो -2 की घात क्या आएगा, तो माइनस में 5 बढ़े -2 धन का 6, तो -2 की घात 2 है तो 4 आएगा, और सम संख्या है तो हमें धन में ही आएगा, माइनस माइनस पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर में 0 के बराबर नहीं आएगा। मैं रखूंगा आगे क्या, ये 3 रख लिए, आगे रखना पड़ेगा मेरे को p धन का 2, धन का 2 रखूंगा तो 2 की घात 2 ऋण का 5 गुणा 2 धन का 6, ठीक है, धन का 6 कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 4 माइनस में 10 धन का 6, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, तो धन का 10 और ऋण का 10 बराबर में 0, शून्य मिल गया जैसे ही हमें। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड अपनी गुणनखंड दी हुई गुणनखंड प्रमेय को याद करेंगे, और हम एक चीज याद रखते हैं कि जब भी हमें pa बराबर 0 रहता है तो हम ये बोलते हैं x - a हमारा क्या है, गुणनखंड है किसका, गुणनखंड है किसका, px का, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे क्या है, p2 बराबर क्या है, 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि y - a जो होगा, y - a क्या होगा, py का एक गुणनखंड होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y - 2 क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, बस। और एक चीज देखिए कि अभी हमें क्या मिला, y - 2 एक क्या मिला, गुणनखंड मिला, किससे, y - 2 किससे मिल गया, किससे मिला, इससे मिला, क्या बोलते हैं, इससे मिल गया y - 2, और ये क्या है, द्विघाती है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो एक तो ये मिल गया। हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये p2 रख लिए धन का, अब ऋण का 3, p धन का 3, b धन का 3 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 की घात 2 ऋण 5 गुणा 3 धन में 6, तो क्या हो, 3 की घात 2 9 5 3 15 धन 6, तो 9 और 6 कितने हो गए, 15 धन के 15 - 15 बराबर 0 कट गया। इसका मतलब क्या होगा कि p3 बराबर क्या मिल गया, 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3, तो x - a 3 बराबर क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, सॉरी y, गुणनखंड प्रमेय से देखेंगे तो जिस प्रकार y - 2 आया, इस प्रकार y - 3 क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो 2 गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक हो गया y - 3, एक हो गया y
2। ठीक है, तो ये हो गए क्या, गुणनखंड हो गए। हमें ये स्पेशली बोला था कि गुणनखंड प्रमेय से निकालिए, अदरवाइज हम इसको मध्यपद विभक्त से भी निकाल सकते हैं। मध्यपद विभक्ति हमें कैसे करना है एक चीज हम लोग देखेंगे, ये चीज देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े, ये देख लिया होगा, तो ये इससे आगे हम जब देखेंगे तो मध्यपद विभक्त करके देखते हैं क्या होता है। मध्यपद विभक्त बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बाई की घात 2 ऋण 5 बाई धन में 6। देखिए ए और बी, ए बाई की घात 2 धन बी बाई धन सी। देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है 1, बी बराबर -5, सी बराबर 6। हमें क्या करना है, बी को तोड़ना है किसमें, पी धन क्यू में। ठीक है, बी बराबर तो ए गुणा सी बराबर कितना हो जाएगा, P गुणा Q। ए गुणा सी कितना है 6 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास गुणा कितना आना चाहिए 6, जोड़ कितना आना चाहिए -5। 6 के गुणनखंड निकाल लो भाई साहब, 6 के गुणनखंड निकाले हमने, ये रहे हमारे पास 6 के गुणनखंड। हमें क्या करना है, गुणा आना चाहिए 6, लेकिन जोड़ घटाना क्या आना चाहिए 5। तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा आना चाहिए 6, 3 और 1 ले सकते हैं हम, 3 और 2 को मैं लूंगा तो इनका जोड़ आ जाएगा कितना 5 और गुणा आएगा कितना 6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ax बाई की घात -2, बाई की घात -2 माइनस में 2 बाई माइनस का 3 बाई धन का 6। इन दोनों को गुणा करके -3 गुणा -2 बराबर कितना आ जाएगा धन का 6। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5। देखिए यहाँ पे भी मेरे को बाई दिख रहा है, यहाँ पे भी मेरे को बाई दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बाई माइनस में 2 माइनस का 3 बाई माइनस का 2। कुछ समझ आया होगा आपको कि बाई गुणा बाई करूंगा तो बाई की घात 2, बाई गुणा -2 तो -2 बाई, -3 गुणा बाई तो -3 बाई, -3 गुणा -2 बराबर धन का 6। देखिए यहाँ पे बाई -2 और बाई -2 कॉमन है, तो बाई -2 को मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ बचा मेरे पास में बाई -3। तो बाई -2 और बाई -3 ये दो क्या हो गए गुणनखंड के, यहाँ से आ गए, ये यही दोनों आए यहाँ से, और यहाँ से यही दोनों आए। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मध्यपद विभक्त से दूसरे तरीका से भी मैंने बता दिया आपको, ये पहला तरीका है, ये है दूसरा तरीका, इसको बोलेंगे मध्य पद विभक्त। एक विभक्ति लिख दो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, ये आपके मैंने क्या करवा दिए, 14 उदाहरण 14 तक कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, जो तरीके से हो सकता था मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। अब देखेंगे हम उदाहरण नंबर 15। ठीक है, उदाहरण 15 क्या बोल रहा है, उदाहरण 15 में क्या है, त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें दिया है x की घात 3 माइनस 23 x की घात 2 धन का 142x माइनस का 200, क्या 200 ही है ना, 120 सॉरी 120। ठीक है, ये क्या हो गया, एक बहुपद दिया है जिसको मैं बोल देता हूं इसको px। इन्हें बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यपद विभक्त जो होता है वो सिर्फ द्विघाती बहुपद में लगता है। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले एक गुणनखंड तो चाहिए ही चाहिए है। तो उस एक गुणनखंड को निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा पद, जो भी सबसे बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद होगा उस वो क्या है, x की घात 3 है यहाँ पे, और उसका जो गुणज होगा, गुणज तो आपको जानते ही, उसका गुणज जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसका गुणज 1 है। ठीक है, मतलब हमें -120 के क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 120, इसके लिखूंगा गुणनखंड, तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-8 +-10 +-12 +-15। ठीक है, +-15 हो गए, +-20 +-24। ठीक है, और +-60 और +-30 रह गया है, +-30 +-60 +-120 सही हो गया। ठीक है, ये चीज ये होगा इससे गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, एक एक करके कुछ गुणनखंडों का मान रखना है, जहां हमें जैसे 0 मिलेगा हम आगे देख लेंगे। देखिए त्रिघाती के लिए हमेशा यही करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम 1 को रखते हैं। देखो मैं आपको आगे के प्रश्नों के लिए भी बोल दूं कि जब भी हमें गुणनखंड निकालना रहता है, जब भी हमें इस तरीके के बहुत सारे गुणनखंड मिल जाते हैं, तो हमें क्या करना है, त्रिघाती, जब भी हमें त्रिघाती
बहुपद मिलता है तो हम सबसे पहले एक रख के देख लेना, क्योंकि हम जब जो अचर पद रहता है उस अचर पद के हम गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे अचर पद 120 था, हम लोग 120 के गुणनखंड निकाले, उस गुणनखंड को एक एक करके रखेंगे और एक एक करके रख के और देखेंगे कि भाई क्या है, 0 है या नहीं है। तो हम गुणनखंड निकालने में ही अपना टाइम लगा देते हैं, तो हमें गुणनखंड निकालना ही नहीं है, हमें सबसे पहले एक रख के देख लेना, 1 और -1। क्यों? क्योंकि 1 और -1 क्या होता है, वो तो हर किसी का गुणनखंड होता ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हमें आगे आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे क्या होगा कि हमें P1 रखना है। P1 रखा मैंने जैसे ही P1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 माइनस में 23 गुणा 1 की घात 2 धन का 142 गुणा 1 माइनस का 120। ठीक है, तो क्या हो जाए, 1 की घात कुछ भी हो 1 माइनस में 23 गुणा 1, क्योंकि 1 की घात कुछ भी हो 1 धन का 142 माइनस का 120। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 धन का 23 माइनस धन का 142 धन का 120। अब हम देखेंगे तो 142 और धन 1 कितना हो जाएगा, 143। तो क्या हो जाएगा, 143 धन धन के जोड़ दिए और ऋण ऋण के जोड़ दिए, 143 बराबर क्या हो गया, 0। जैसे ही हमें 0 मिल गया, हम एक चीज देख लेते हैं क्या, कि हमें PA, अब हम सीधे गुणनखंड प्रमेय को याद करेंगे, और गुणनखंड प्रमेय को याद करेंगे तो एक चीज हम देखते हैं क्या, कि x गुणनखंड प्रमेय हमें क्या बोलती है कि कोई Px एक बहुपद है जिसकी घात 1 है, a 1 से बड़ी है, और a एक कोई वास्तविक संख्या है जिसमें x माइनस, यदि PA बराबर 0 है तो हम बोलेंगे कि x माइनस a क्या है, गुणनखंड है किसका है, Px का। समझना, x माइनस a क्या होगा, गुणनखंड होगा यदि PA बराबर क्या है, 0 है। तो हमने देखा कि P1 बराबर क्या है, 0 है, मतलब क्या है, a बराबर क्या है, 1 है, a बराबर 1 है, तो मैं बोल दूंगा कि x माइनस a जो 1 जो है वो है एक गुणनखंड है। किसका है, कौन से Px का है, गुणनखंड है किसका, कौन से Px का, इसका, इस वाले Px का। अब मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि x माइनस 1 गुणनखंड है किसका, इस वाले Px का। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप चीज देखना, ये इतना आप लोग नोट कर लो, पहले उतना याद रखना कि x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है, जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसका काम खत्म हो जाता है, अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पे कि x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है, x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है इस वाले बहुपद का, यहाँ पे लिख लो गुणनखंड है। ठीक है, x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को x माइनस 1 यहां से बाहर निकाल देना है। जैसे ही मैं इसमें से x माइनस 1 बाहर निकाल दूंगा तो ये जो त्रिघाती है वो द्विघाती बचेगा, क्योंकि 3 गुणनखंड होंगे, त्रिघाती है तो 3 गुणनखंड होंगे। जैसे ही मैं निकाल दूंगा एक गुणनखंड तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, द्विघाती बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे को क्या करना है, x माइनस 1 को बाहर निकालना है। तो मुझे इसमें से ऐसा लिखना है इसको कि मेरे को x माइनस 1 मेरे को हर जगह से बाहर मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, x की घात 3, ठीक है, x की घात क्या है, 3, यहाँ पे x की घात 3 माइनस में, देखिए ऐसा, इसमें से ऐसी चीज निकालना जहाँ x माइनस 1 मिल जाए, तो मैं x की घात 2 लिखूंगा यहाँ पे। जैसे ही इसमें से मैं x की घात 2 बाहर निकालूंगा तो x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस का एक x की घात 2 आ गया, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। 23 में से 1 चला गया ना, 22 x की घात 2, 22 और 23 तो 23 आ गया माइनस का। अब देखिए 142 है, 142 और यहाँ पे 22 है, तो यदि मैं यहाँ पे 22x की घात 2 यहाँ पे मैं लिख दूं 22x, तो यहाँ से 22x और 22x कॉमन आ जाएगा। देखिए कि ये वाला x इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, तो 22 यहाँ पे है तो 22 यहाँ पे चाहिए पड़ेगा, तो यहाँ से 22x कॉमन आ जाएगा। समझना, 22x यहाँ से और 22x यहाँ से, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब 22x यहाँ आ गया, किसका, धन का ही तो आया। ठीक है, तो 120 और धन का 120, x और बचे 120, 22 142 हो गए, माइनस में कितना बचा, 120 बचा। समझना, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा क्या हो गया मेरे पास में, x की घात 2 में बाहर निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा x गुणा x की घात 2 बराबर x की घात 3 माइनस का 1, माइनस के 1 से x की घात 2 का गुणा करेगा, यही बचेगा। माइनस में यहाँ 22x मेरे को एक जैसा दिख रहा है तो मैंने 22x बाहर ले लिया, क्या बचा मेरे पास में, x धन 1। धन क्यों आएगा, ऋण आएगा, ऋण इसलिए आएगा क्योंकि माइनस का और माइनस का गुणा होगा तो धन आ जाएगा, धन का 22x बचेगा। धन का क्या बचेगा, 1 निकाल लो, सॉरी
धन का 120 दोनों में दिख रहा है तो 120 निकाल लो, x बचा माइनस का 1 बचा। अब अगर मैं देखूंगा इसको ढंग से तो x माइनस 1 और x माइनस 1 तीनों में एक जैसा मिल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा x माइनस 1 को मैं बाहर लिख लूंगा। x माइनस 1 को बाहर निकलने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, x की घात 2 माइनस में 22x धन 120। ठीक है, ये चीज मिल गई। अब अगर इस चीज को जो सॉल्व करना है तो इस चीज को ये चीज लाने में क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको x माइनस 1 बाहर लेना है, तो उसके लिए आपको दिक्कत आएगी। किस प्रकार तोड़े, आपको दिमाग चलाना है आसान। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको आंखों में दिखने लगेगा तुरंत क्या 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 22 घन 1 x लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 142 को 120 है, अच्छा चलो ठीक है, 120 धन 122 कर दूंगा तो 100 कितना मिल जाएगा मेरे को, 142 मिल जाएगा। इस प्रकार से अपने आप आपको दिखने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, बाकी कोई बात नहीं, आप अच्छे से करो, बार बार करो, आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, इस तरीके को इस वाली चीज को लाने के लिए एक तरीका और भी है। एक और तरीका क्या है कि हमारे पास में जब गुणनखंड ये रहा तो हमें ये पता है, अगर मैं इसको नाम दे दूंगा gx, ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूंगा gx तो क्या हो जाएगा, gx नाम दे दूंगा तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं px बटा gx करूंगा तो मेरे पास जो शेषफल रहेगा वो शून्य आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं इस gx का भाग दूंगा किसमें, px में भाग दूंगा तो मेरे पास जो भागफल मिलेगा ये रहेगा क्या, मेरे पास भाजक, ये रहेगा भाजक और ये आ जाएगा मेरे पास में गुणा में भागफल। समझना बात को, ये रहेगा भाजक, ये आ जाएगा भागफल। तो भागफल क्या, ये मिल जाएगा मेरे को कहां पे, अगर जब मैं इस तरीके से भाग दूंगा, यहाँ पे रहेगा मेरे x की घात 3 माइनस में 23 x की घात 2 धन में 142 x ऋण का 120। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। जैसे मैं भाग दूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा क्या, x की घात 2 धन में 22x धन का 120। आया समझ में, यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा, यहाँ सब कुछ कट जाएगा, जब आप भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा बाद में। ठीक है, तो ये चीज कहां से आई, इस तरीके यहाँ से आ सकती है 2 स्टेप में, या फिर अगर आपको ये चीज नहीं बनना है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, भाग देके कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही मेरे को मिल गया तो मैंने एक चीज देख ली, यहाँ पे क्या देख लिया कि मुझे क्या, ये तो मिल गया मेरे को क्या, एक गुणनखंड मिल गया, तो और एक ही क्या बचा, इस ये बड़ा द्विघाती बहुपद मिल गया। अब मैं इस द्विघाती बहुपद को मध्य पद विभक्त से आगे कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आगे के आंसर मिल जाएंगे, आगे के बहुपद आगे के गुणनखंड मिल जाएंगे। देखिए आगे देखते हैं हम क्या हुआ, हमें क्या मिला, x माइनस 1 तो मिल गया बाहर, और x की घात 2 ऋण 22x धन का 120। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ax की घात 2 धन में bx धन c, मध्य पद विभक्त करना। मध्य पद क्या है, ये रहा, b का मान क्या है माइनस 22, a का मान क्या है मेरे पास में 1 और c का मान क्या है 120। ठीक है, तो b को तोड़ना है p धन q में, p धन q बराबर b हो जाएगा, और p गुणा q कितना हो जाएगा मेरे पास में, a गुणा c बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 120 गुणा 1 बराबर 120 आ जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा p गुणा q। ठीक है, 120। अब इस 120 के क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, 120 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिससे कि मेरे को क्या हो जाए कि उन दोनों का गुणा जो है 120 है, लेकिन जोड़ जो है वो कितना चाहिए, माइनस का 22। देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे हमारे 120 के गुणनखंड, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस क्या था, प्लस माइनस 5 हो गया था, प्लस माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस का 10 हो गया, प्लस माइनस का 12 हो गया, प्लस माइनस का 15 हो गया, प्लस माइनस का 20 हो गया, और प्लस माइनस का 24, और प्लस माइनस का कितना था 24 के बाद में 30, और प्लस माइनस का 60, और प्लस माइनस का 120। ठीक है, तो मुझे देखना है कि 22 आना चाहिए जोड़, तो 22 10 और 12 का भी 22 आ सकता है जोड़, 10 और 12 का 22 आएगा, और 10 12 गुणा करेंगे 120 आएगा। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 x की घात 2 माइनस का 10x माइनस का 12x धन का 120, माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ, x की घात 2, तो मैं क्या करूँगा, x को बाहर निकाल लूंगा। तो मैंने x को जैसे ही बाहर निकाला यहाँ से, देखिए x यहाँ है, तो x माइनस 10 बचेगा, माइनस में 12 यहाँ पे कॉमन निकाल लूंगा, तो x माइनस 10 यहाँ बचेगा, 12 धन की 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 120 12 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 10 दोनों को बाहर निकाल लो, x माइनस 10 अंदर क्या बचेगा x और माइनस 12, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। ठीक है, 1 2 और 3, ये हो गए 3 गुणनखंड। ठीक है, सब कुछ आसान है। यहाँ आपका उदाहरण 15 खत्म होता है।
और आपके जो भी प्रश्न थे, जितने भी उदाहरण थे, जितना भी टॉपिक था, जो जो चीज़ थी, मैंने आपको आज चीज़ हर अच्छे तरीके से बता दी है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.4 है, 2.4 लेके आऊंगा जल्दी ही आप लोगों के सामने, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हैं। सारे चैनल की लिंक मैंने आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछे जरूर, मैं आपको फिर से हर एक चीज बताने के लिए रेडी हूँ। बस आपको समझना आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव है इस लेक्चर को लाना, इन सारे लेक्चर को इतनी मेहनत करना, सिर्फ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।